एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वो सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। मेरी वीडियो कई दिनों बाद आ रही है, कई दिनों बाद मैं टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने लगभग 7 टॉपिक लाइन अप कर लिए हैं, डेली या एक दिन छोड़ के मैं टॉपिक को डिस्कस करूँगा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि हाउ टू डू द चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग काउंसलिंग में कैसी की जाए, कैसे शॉर्टलिस्ट की जाए और क्या क्या गलतियां हैं जो लोग चॉइस फिलिंग करते हुए करते हैं, उसके अकॉर्डिंग। अभी तक कोई नोटिस आया नहीं है ऑल इंडिया काउंसलिंग का, काउंसलिंग कब होगी, कोई नोटिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इस वीक के अंत तक सभी डिटेल्स अपडेट हो जाएंगी और डिटेलिंग आने के बाद हमें आइडिया लग जाएगा कि काउंसलिंग कब हो रही है और काउंसलिंग हमें कब करनी चाहिए और क्या कैसे है, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे इस वीक के अंदर अंदर, ऐसा लगता है। कोर्ट में हियरिंग भी है रिजर्वेशन कोटा को लेके और साथ में मेडिकल काउंसिल कमेटी ऑलरेडी एमडीएस की काउंसलिंग कंडक्ट कर रही है, तो हो सकता है कि उसके बाद भी वो करा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है। चॉइस फिलिंग करने से पहले हमेशा से रूल रहा है, इस बार एमडीएम में डीएनबी क्लब है जो पहले नहीं थे, इस बार पहली बार क्लब है, जिसका इम्पैक्ट देखने को पड़ेगा काउंसलिंग में, अच्छा खासा पड़ेगा। काउंसलिंग शुरू होने से पहले एमसीसी अपनी सीट मैट्रिक्स निकालती है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट निकालती है कि कौन कौन इंस्टीट्यूट पार्ट ले रहे हैं, उनकी क्या क्या ईयरली फीसेस हैं ब्रांच वाइज, और साथ में वो ये भी बताते हैं कि कितना कितना बॉन्ड है, कितना बॉन्ड पूरा करना होता है, बॉन्ड डिटेल्स भी वो अवेलेबल कराते हैं, जो अभी तक इस साल के लिए अपडेट उन्होंने नहीं किया है। उम्मीद करते हैं कि दे टेक नियर बाई 4 to 5 days मोर उसके लिए। उसके बाद चॉइस फिलिंग की स्ट्रेटजी तैयार होती है। आजकल जो स्ट्रेटजी कर रहे हैं लोग या कैंडिडेट्स, इवन बहुत सारे काउंसलर्स भी, जो पुराने कट ऑफ हैं लास्ट ईयर्स के, उनको देख के एनालाइज किया जा रहा है कि इस रैंक पे ये मिला था तो इस बार ये मिल सकता है, इसके ऊपर के कुछ कॉलेज नीचे कुछ कॉलेज मिल सकते हैं। मुझे 14 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे अकॉर्डिंग ये मैचअप कभी मैच नहीं होता। हर साल थोड़ा बहुत एक आइडिया लग सकता है, पुराने कट ऑफ से आपको आइडिया लग सकता है, एक अंदाज़ा लगता है। मैंने कभी भी किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पे या कहीं भी लास्ट के कट ऑफ शेयर नहीं किए हैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक तरह का ये भ्रम है। भ्रम मतलब एक कन्फ्यूजन है जो क्रिएट होती है, अगला चॉइस फिलिंग उसी हिसाब से करता है, ऐसा नहीं होता। इस साल 3 नए फैक्टर हैं जो कि ऐड ऑन हो रहे हैं। पहला फैक्टर ये है, एमडी एमए डीएनबी के साथ क्लब हो रहा है, तो कट ऑफ में काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसमें जो चॉइस फिलिंग होनी है वो ऑल इंडिया के 2 राउंड होने हैं, डीएनबी के 2 राउंड बाद में होने हैं, ठीक है। तीसरा, रिजर्वेशन पॉलिसी के आ जाने से भी कट ऑफ में फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा अगर अप्लाई हो गई तो। चौथा, फीस स्ट्रक्चर भी पिछले साल से चेंज हुए हैं, बॉन्ड क्राइटेरिया सेम है, फीसेस चेंज हुई हैं। अगर हम इन सब क्राइटेरियाज को देख के चलें तो इस साल पुराने साल का जो कट ऑफ है बिल्कुल भी मैच नहीं होगा, कहीं से लेके कहीं तक भी मैच होता हुआ नजर नहीं आएगा। जो लोग इस स्ट्रेटेजी से चल रहे हैं, पुराने कट ऑफ को देख के एनालाइज कर लेना, बता देना, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें सरप्राइज होना पड़ेगा, और मैं डैम श्योर हूँ कि वो सरप्राइज होंगे। ये 4 फैक्टर पूरी कहानी बदल देंगे। ऐसा भी हो सकता है जो कॉलेज 10,000 रैंक पे लास्ट ईयर मिला था, इस बार वो कॉलेज 10,000 पे नहीं मिल के कुछ ब्रांचेस पे 12,500 पे मिले, और जो डीएनबी 14,000 पे मिली थी वो हो सकता है इस बार 9,500-10,000 पे मिले। ऐसा भी हो सकता है कि जो डीएनबी 23,000 पे मिली थी वो डीएनबी 23,000 पे नहीं मिल के वो डीएनबी 28-29,000 पे मिले। लेकिन कुछ ब्रांचेस के लिए नुकसान खासकर उन कैंडिडेट्स को होगा जो मेडिसिन, डर्मा, पीडिया, रेडियो, टीबी चेस्ट, ऑब्स गाइनी, ऑर्थो, इन ब्रांचेस का कट ऑफ पिछले साल से देख के मैच कर रहे हैं। मैं लिख के दे सकता हूँ जितना मुझे एक्सपीरियंस है कि वो कट ऑफ इस बार मैच नहीं होगा। चॉइस फिलिंग की स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंग बनाई जाती है। चॉइस फिलिंग में हमेशा आपको ये चूज करना पड़ता है कौन सा कॉलेज कैसा है, फ्रॉम डे 1 टू डे लास्ट। कॉलेज कैसा है, क्या सिनेरियो है, कैसे चीज़ें हैं, कैसे आपको करना है, क्या हैंड्स ऑन है, क्या एकेडमिक्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेके चलना है। इन चीज़ों को क्राइटेरिया अगर आप फॉलो करके चलेंगे तो आप एक पर्टिकुलर लिस्ट बना पाएंगे। ये तो कहते हैं ना कि मेरे रैंक पे ये लिस्ट बन जाएगी, बात रैंक पे बनने की नहीं होती, बात होती है अच्छे से खराब की तरफ चलने की। अच्छे कॉलेज से लेके खराब कॉलेज की तरफ, मतलब ग्रेडिंग होती है।
वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। काउंसलिंग किस पे होनी है? रैंक पे होनी है, रैंक बेसिस पे काउंसलिंग होनी है। अब एमडी एमएस के आने से क्या होगा, आपको ये वैल्यू देनी है कि आपको एमडी लेना है या एमएस लेना है या डीएनबी लेना है, डीएनबी के कौन से इंस्टीट्यूट कहाँ प्लेस करने हैं और क्या आपका रेशो है। इसके बेस्ट तरीके हैं, बेस्ट टू लास्ट की लिस्ट बनाइए, उसका होमवर्क कीजिए, उसके बारे में रिसर्च कीजिए, जब बनी बनाई रिसर्चेस किसी से ले लीजिए। ये जो डेटाज है ना टेलीग्राम पे चल रहे हैं कि 70 यूएसडी होते हैं, 80 यूएसडी पर डे होते हैं, तो गारंटी नहीं कि उतना ही होते हैं, किसी दिन 20 भी होते हैं। और ये जरूरी नहीं कि जो डेटा 2 महीने पहले था वहां एसआर चेंज हो गया तो कहानी चेंज हो गई, डिपार्टमेंट डेवलप्ड हो गया, एडवांस हो गया तो कहानी और चेंज हो गई। बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं। हर आदमी, में किसी को गलत नहीं कह रहा है कि लोग गलत करते हैं, ये एक तरीका है जो मेरे अकॉर्डिंग इस साल मैच नहीं होगा। इस साल जो चॉइस फिलिंग आपको करनी है वो गुड टू बैड वर्स की तरफ करनी है। पता चला टॉप 30 कॉलेजेस गुड हैं, फिर हमें टॉप 30 डीएनबी डालने हैं। अगर डीएनबी लेना है तो उसके दोनों के लिस्ट अलग अलग बनाइए, चॉइस फिलिंग करते हुए दोनों को क्लब करके चॉइस फिलिंग कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपको सीट मिलती हुई इजीली नजर आएगी। अगर दोनों ऑप्शन है, डीम लेना है, डीम को कहाँ प्लेस करें बीच में, डीम को शुरू में डालना है या लास्ट में डालना है वो देखें, या पहले सारे गवर्नमेंट डालें फिर डीएनबी डालें फिर डीम डालें, ये आपकी कॉल है कि आप कैसे चलना चाहते हैं। अगर आप इन प्रोसीजर से चलेंगे तो चीज़ें मिलेंगी। सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है, ये क्या पाना इस रैंक पे कॉलेज मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं है। मेरे पेड क्लाइंट भी मुझसे पूछते हैं कि सर 10,000 रैंक पे क्या ये कॉलेज मिलेगा, तो मैं कहता है सीट मैट्रिक्स आने के बाद बताऊंगा, एनालिसिस देखने के बाद बताऊंगा, क्योंकि आई नो की कंफर्मेशन दी ही नहीं जा सकती कि एग्जैक्ट रैंक पे क्या मिलेगा और क्या अंदाजे हैं। पुराना कट ऑफ देख के बताना होता तो उन्हें मेरे बताने की जरूरत क्या थी, वो तो खुद ही कर सकते हैं। कट ऑफ पूरी दुनिया में अवेलेबल है, एमसीसी का कट ऑफ है, एक्सेल शीट में डाल के लोगों ने शॉर्टलिस्ट करके अपने अपने वाटरमार्क लगा के पब्लिश कर रखे हैं, दुनिया देख रही है। अगर ऐसे ही होता तो गवर्नमेंट को काउंसलिंग आने की जरूरत क्या थी? गवर्नमेंट कहती है जो पुराने कट ऑफ हैं 2 साल के उनको मैच करो, नियर बाई जो रैंक्स हैं आपको सीट अलॉट कर देते हैं। ये रियलिटी है। हो सकता है मेरी बात से बहुत लोग नाराज हों, मुझे बहुत डिसलाइक्स आए, बहुत सारे कमेंट्स करें लोग, आई एम रेडी टू फेस इट बिकॉज आई नो कि व्हाट इज रियल, ट्रू क्या है, ट्रुथ क्या होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं गौरव जी बहुत ज्ञान देते हैं, है तो देता हूं और बेसिक है, प्रूव कर सकता हूं, जो कह रहा हूं मैं प्रूव कर सकता हूं कि बात कैसे और कैसे नहीं है। स्ट्रेटेजीज बनेंगी सीट मैट्रिक्स आने के बाद। कुछ कॉलेजों में सीट 4 थी, वहां बढ़ के 8 हो गई तो प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई उस रैंक पे। कुछ जगह 9 थी, वहां घट के 8 हो गई, 7 हो गई, वहां प्रोबेबिलिटी घट गई। ये सिनेरियो मैटर करते हैं। सेक्रेटरी में डीएनबी के 16 इंस्टीट्यूट थे, अब वो बढ़ के 40 हो गए, कहानी बदल गई, चेंज हो गई कहानी पूरी। अब उन 24 के बारे में कहां से रिपोर्ट लाओगे कि 24 कैसे हैं नए कॉलेजेस? ये सारा होमवर्क होता है, ये चीजें होती हैं। काउंसलिंग करनी है, अच्छा कॉलेज लेना है तो मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, पेशेंस, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। टेलीग्राम पे रहिए, यूट्यूब पे रहिए, सबकी सुनिए, मेरी भी सुनिए, लेकिन मानिए अपनी, एनालाइज कीजिए क्या सही है क्या गलत है, कैसे चीजों को लेके चलना है। स्ट्रेटेजी पहले समझ लीजिए कि किसको क्या कॉलेज, कौन कौन सी स्टेट भरनी है, ये समझ लीजिए। जो आपके दिमाग में है उसके अकॉर्डिंग जब वो आए तब आपको भर लेनी है। इन स्टेट्स को लाइन अप कर लीजिए, ऐसे आपको लेके चलना है। हड़बड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। बुकिंग्स हो जाएंगी, बुक कर लेंगे, सर मेरे दोस्तों ने बुक कर रखा है, वो एक अलग कंसेप्ट है। एनआरआई वैकेंट सीट्स आएंगी, क्या पता नहीं आए। इसमें एनआरआई ऑलरेडी एनआरआई कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा अप्लाइड हैं, मेरी नॉलेज में कम से कम बहुत सारे हैं जिन्होंने अप्लाई किया एनआरआई। फर्स्ट डिग्री पेरेंटल मैटरनल कजन्स बहुतों के हैं। तो अब लोगों को मालूम चलने लगा, पहले मालूम नहीं थी ये चीजें। अब अगला कहता है, मेरे पास कई लोग आते हैं जो कहते हैं कि सर जब मुझे 80 लाख पर ईयर खर्ची करना है तो मैं एनआरआई सीधा अप्लाई कर लेता हूं, मेरा कजन फॉरेन रहा तो डॉक्यूमेंट बना लूंगा। सिंपल बात है, डॉक्यूमेंट बनाएंगे, अप्लाई करेंगे, मिल जाएगा अगर डॉक्यूमेंट लीगल है तो चॉइस फिलिंग आपको इस हिसाब से करनी है। और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्लब्ड काउंसलिंग का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग कुछ ब्रांचेस पे अच्छा खासा पड़ेगा और ज्यादा लोड आएगा डीएनबी के ऊपर। एमडी कुछ खिसकेंगी नीचे, डीएनबी कुछ बढ़ेंगी ऊपर, लोड बढ़ेगा राउंड 1 में। राउंड 2 में थोड़ा हल्का होगा, मॉपअप में आते आते मॉपअप में और मॉपअप में और बाद में जो मॉपअप होगा डीएनबी का, उनमें पेशेंस से चलेंगे तो लॉटरी लग सकती है कुछ लोगों की, जैसा पहले लगी थी एक बार।
लग सकते हो, होप रहना जरूरी है, एलिजिबल होना जरूरी है, चलना बहुत जरूरी है। पेशेंस खो देना, हड़बड़ा जाना, पैनिकेबल हो जाना, नॉट सजेस्टेबल। जिनको मेरी बात बुरी लगी हो, आई एम रियली सॉरी, ये ट्रूथ है। काउंसलिंग का पैटर्न इस हिसाब से कीजिए, चॉइस फिलिंग को इसी हिसाब से टारगेट करके चलिए और उसके अकॉर्डिंग लाइन अप करके देखिए। ये जरूरी नहीं कि आपका रैंक 9,000 है तो आपको वही कॉलेज मिलेगा जो लास्ट ईयर 10,000 पे मिला था, जो 8.5 पे मिला था, 9 पे मिला था। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 6,000 वाला मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 13,000 वाला मिले। इसके लिए आपको पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी, कंप्लीट पैनलाइज लिस्ट, 1 to 1 की लिस्ट बनानी पड़ेगी। इसको समझिएगा मेरी बात को। हो सकता है गलत लगे, लेकिन मैं गलत नहीं कह रहा, बहुत ट्रू फैक्ट कह रहा हूं। ये बात कोई नहीं बताता है, ये रियल फैक्ट है। और काउंसलिंग आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप पूरा एनालिसिस कर लेते हो तो। काउंसलर्स आपको सिर्फ असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, राह दिखा सकते हैं। करना एंड ऑफ द डे आप ही को है, और कोई काउंसलर गारंटी नहीं ले सकता किसी मिल ही जाएगी। चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है कि उम्मीद है कि मिल जानी चाहिए। वो पुराने कट ऑफ, मैं तो पुराने कट ऑफ को देख के एनालाइज नहीं करता, मेरा तो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, अंदाजा लगता है कि जी होने के चांसेस हैं, इस रैंक पे जाएगा, ट्रेंड ये चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि ये है और ये नहीं है। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे नंबर पे आप मैसेज व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिवर्ट कर देता हूँ व्हाट्सअप का आजकल 9675200801 9690796426, और कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं। पेड गाइडेंस ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, लिमिटेड ले रहे हैं, रैंक डिटेल समझ के ले रहे हैं। अगर समझ में आता है कि प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं, तो चीज़ों को एनालाइज करके ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। ऑलरेडी हम ओवर पैक्ड हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने पेड कैंडिडेट्स को प्रॉपर असिस्टेंस दें, टाइम दें। उनके लिए टाइम है, डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर रहे हैं बैक एंड में, तो थोड़ा इसलिए बिजी हैं। लोग नाराज़ भी हैं कि मेरे से बात नहीं हो पाती है, कि आप इतने बड़े हो गए। मेरे स्टाफ को कहते भी हैं लोग कि आप इतने बड़े हो गए कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आप इतने दिन हो गए। तो समझिएगा, जब एक जिम्मेदारी होती है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो उसको कहीं ना कहीं निभाना पड़ता है। इसीलिए हम उसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि उसको प्रॉपर्ली निभाएं, जिससे कोई कंप्लेंट या नहीं रह जाए। उसके बाद भी लोगों को कंप्लेंट रह जाती है, इतना करने के बाद भी। इसीलिए तो बाय बाय, टेक एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय।